All right, guys, we begin with the definitions now. The four most critical definitions that we are to look at are provided for in 2A, 2.9, 2.10, and 2.12. So, what is Benami property? Who is Benami Dar? Who is a beneficial owner? Then, what is a Benami transaction? Fundamentally, we are talking about Benami transactions. So, what are Benami transactions? Let's just talk about it. तो यार डेफिनेशंस की बात करते हैं पहले और फिर हम लोग प्रोसेस में जाएंगे. नंबर वन, व्हाट्स अ बेनामी प्रॉपर्टी. यार सिंपली सेइंग यार ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी और के नाम पे होल्ड की हुई है, दैट्स इट. बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड्स द प्रोसीड्स ऑफ सच प्रॉपर्टी. तो क्योंकि ये डेफिनेशन है और इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेनामी ट्रांजैक्शन का जिक्र किया हुआ है. दैट मीन्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट बेनामी ट्रांजैक्शन. बाय डेफिनेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है, अदरवाइज आपको समझेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में तो ये लिखा हुआ है कि बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस. एंड गुड थिंग इज दे हैव इंक्लूडेड दैट इंक्लूड्स द प्रोसीड्स ऑफ सच प्रॉपर्टी. मतलब अगर कोई किसी को पता चल गया था कि उसके ऊपर रेड उसके यहाँ रेड वगैरह होने वाली है, या फिर उसका वारंट निकलने वाला, उसको पकड़ने वाले हैं, या द अथॉरिटीज हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड रेकन दैट बेनामी प्रॉपर्टी है, कोई बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है. मान लो कोई जल्दबाजी में प्रॉपर्टी बेच बेच के निकल के भाग रहा था, तो बेची हुई प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स को भी बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा. बट या फंडामेंटली अ बेनामी प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स property which is subject matter of a Benami transaction and includes the proceeds of such property. That means अगर बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ या बेनामी प्रॉपर्टी बेची गई, उसमें से पैसा जो भी निकला, वो प्रोसीड्स को भी बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा. We will revisit the definition again after going through the definition of बेनामी ट्रांजैक्शन. तो एक बार बेनामी ट्रांजैक्शन पढ़ के हम लोग वापस बेनामी प्रॉपर्टी को देखेंगे. The second one is who is a Benamidar. So the meaning, the basics we know that ऐसा कोई व्यक्ति जिसके नाम पे मैं प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ, या कोई फिक्टिशियस नाम से मैं प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ. ओवरऑल हमको पता है बेनामीदार है somebody जिसके नाम पे हम चीज़ होल्ड कर रहे हैं, है ना. somebody who is not the real owner, somebody who is जो सिर्फ जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही किसी और के बेनिफिट के लिए. बट हाँ, अब हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन गाइस, लेट्स चेक आउट. सो मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन. सो इट मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन एज द केस में बी. या तो कोई व्यक्ति या तो कोई काल्पनिक व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि असली में कोई व्यक्ति हो. कभी कभी मरे हुए आदमी के नाम का पैन कार्ड, या ऐसा कोई आदमी जो मर गया है या फिर एब्सकॉन्डेड है, पता नहीं है कि वो है भी कि नहीं है. तो कभी कभी ऐसे काल्पनिक नामों पे जो एक्चुअल व्यक्ति नहीं होता, उस कुछ आईडीज क्रिएट कर दिए जाते हैं और उस व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही होती है. यस, दिस इज रियल. एंड जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको समझता जाएगा कि ये सब भी होता है. फॉर्चुनेटली ये कानून आने के बाद चीज़ें कम हो जाएगी, बट या दिस ऑल्सो कैन हैपन एंड दिस एक्चुअली हैपन्स. तो बेनामीदार मीन्स a person or a fictitious person, as the case may be, in whose name the Benami property is transferred or held, and includes the person who lends his name. ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपना नाम अलाउ कर रहा है यूज करने के लिए. सो बेनामीदार फंडामेंटली वो आदमी है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके रखी जा रही है. The simplest example or the simplest case, which everybody in India probably will know, because by virtue of just watching a lot of Bollywood movies also, you might have come across, even if there is 1% truth in the Bollywood stories. Now a politician or a government servant, they cannot buy things in their own name, because if they will buy their property, they will have to declare. The government probably will इंक्वायरी हो जाती है यार. तो बहुत बार जिसके पास अनअकाउंटेबल इनकम है जो दिखाई नहीं जा सकती, वो किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड करता है. तो जिस व्यक्ति के नाम पे होल्ड करेंगे, जो व्यक्ति के नाम से हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे, दैट व्यक्ति इज बेनामीदार. उसे बेनामीदार कहा जाता है. ओके. एंड देन ऑफ कोर्स द बेनिफिशियल ओनर.
बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट तो डिपॉजिटरीज में भी काफ़ी आता है. तो बेनिफिशियल ओनर इज एक्चुअली द रियल ओनर बट हु at least for the sake of this act who is hiding things. तो बेनिफिशियल ओनर वो है जिसकी आइडेंटिटी पता हो या ना पता हो बट फॉर होज बेनिफिट द प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड. डेफिनेशन बड़ी डाइसी सी लगती है. आप बोलोगे क्या लिखा है सर, ये मीन्स अ पर्सन होज आइडेंटिटी इज नोन और नॉट. इसका क्या मीनिंग है? वो इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसे जो केसेस होंगे जहां बेनामी ट्रांजैक्शंस हम लोग पकड़ लेंगे, बेनामी प्रॉपर्टी जहां पकड़ी जाएगी, द चांसेस आर हाई कि एक्चुअल में जो ओनर होगा वो मुखर जाएगा, वो बोलेगा नहीं है मेरी प्रॉपर्टी. से सपोज अगर आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने अपनी मेड के नाम पे रखी थी और आपके यहाँ पे रेड हो गई, पकड़ में आ गया कि वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी है, तो यू आर वेल वर्स विद द एक्ट. आपको तो पता होगा 7 साल तक रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फेयर मार्केट वैल्यू का 25% फाइन हो सकता है, प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है. तो आप थोड़ी ना बोलोगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, दे दो मुझे. आप तो बोलोगे ना नहीं है मेरी प्रॉपर्टी, ले जाओ जो करना है करो, अगर प्रॉपर्टी मेरी होती तो मैं लड़ता उसके लिए. तो बहुत बार लोग मुखर जाते हैं रियल में, इसीलिए लिखा हुआ है पर्सन मीन्स अ पर्सन वेदर हिज आइडेंटिटी इज नोन और नॉट फॉर होज बेनिफिट द बेनामी प्रॉपर्टी इज हेल्ड. जिस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी होल्ड की गई है उसे हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं. ओके, these 3 definitions were quite simple, but yeah, it was important to understand and know exactly ये definitions में क्या है. Now let's address the elephant in the room. Let's address the most interesting definition. सिर्फ लेंदी है, बाकी तो काफ़ी easy है. सिर्फ लेंदी definition है, but yes, it's a lengthy definition, काफ़ी लेंदी है. Benami transaction means A, B, C, D fundamentally. So we have A, B, C, and D. The 4 specific points are there. I would first of all like to give you a brief idea what is there in A, B, C, and D, and eventually we'll delve deeper into what exactly is the definition. So Benami transaction means ऐसा कोई arrangement, ऐसा कोई transaction जहाँ पे एक आदमी पैसा भरता है और दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी की जाती है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो किसी मतलब पैसा भरने वाले के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करता है. सिंपली सेइंग, एक आदमी पैसा लगा हुआ है, दूसरा आदमी के नाम से प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ समबडी जो पैसा भर रहा है. तो एक पॉइंट तो ये है कि भाई पैसा एक आदमी का लगा हुआ है और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे होल्ड की गई है, ऑफ कोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ समबडी जिसका पैसा लगा हुआ है, बट हाँ ऑफिशियली वो दिख नहीं रहा है, उसका पैसा है. ये तो मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया. बट या आई एम कमिंग ना, इस पे आता हूँ मैं, ऑफ कोर्स डिटेल में करते हैं इसको. बट यस, सिंपली सेइंग बेनामी ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट. थोड़ा डिटेल में ही करते हैं इसको. Transaction or arrangement where property is transferred to or held by a person and consideration for such property has been provided by another person. तो प्रॉपर्टी एक आदमी के नाम पे होल्ड की जा रही है या ट्रांसफर की गई है और उसका कंसिडरेशन, उसका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया है. एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन. ए एंड बी दोनों चीजों पे ध्यान देना है. व्हाट इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन? बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन ए. Benami transaction means a transaction or arrangement where property is transferred or held by one person and consideration of that property is paid by another person. And the one who is holding the property is holding it for the immediate or future, whether indirect or direct benefit of the person जिसने पैसे भरा हुआ है. बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल. बट आप बोलोगे सर ये क्या बकर है? अगर मेरे फादर पैसे भर रहे हैं प्रॉपर्टी के और वो मेरे नाम पे पैसे भर रहे हैं, वो मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, whether that will be a Benami transaction? Of course not. There are certain exceptions. Certainly there are certain exceptions provided because some transactions are quite routine in nature, and in certain instances, for example, I might buy a property and I might keep that property in my wife's name or my son's name or my daughter's name. I might buy a property, might keep that property, in my mom dad's name.
और प्रोबेबली माई चिल्ड्रन उनके नाम पे रख सकता हूँ मैं. तो देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट. सो व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? नंबर वन, सिंपल, प्रॉपर्टी जो है वो कर्ता के नाम पे है और कर्ता इज होल्डिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एच यू एफ, और उसका कंसिडरेशन नॉन सोर्सेज है, एच यू एफ के नॉन सोर्सेज से दिया हुआ है. सो ऑफ कोर्स इफ यू अंडरस्टैंड हाउ द हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली वर्क्स, और एच यू एफ का जो कॉन्सेप्ट है वो जिस तरह से काम करता है, योर वेयर वर्ड्स की करता इज द मेन फंडामेंटली करता ही मैनेज करता है पूरी प्रॉपर्टी को. तो अगर कर्ता के नाम पे प्रॉपर्टी है एंड कर्ता इज होल्डिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एच यू एफ, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, एक्स उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है. सेकेंड इज पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूशरी कैपेसिटी. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं. अब लिस्टेड कंपनीज में क्या होता है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनके एक्चुअल में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ऑन पेपर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज ऑलवेज अ डिपॉजिटरी. एंड जो लोग जिनके डीमैट अकाउंट्स में शेयर होते हैं उन्हें बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं. तो here of course the depository is holding the shares on behalf of the real owner, so that is also allowed in certain cases. For example in trusts, you are well versed with the concept of trust also. अब ट्रस्ट में क्या होता है, जब ट्रस्ट क्रिएट होता है तो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्टी के फेवर में बहुत बार ट्रांसफ़र की जाती है, ट्रस्टी के पोजेशन में होती है प्रॉपर्टी. तो ट्रस्टी इज होल्डिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशरीज. दैट इज ऑल्सो क्वाइट ऑल राइट, उसमें भी दिक्कत नहीं है. फर्दर इफ if I have purchased a property and in the name of my spouse or child, it's all right because happens in the family. होता है, एक फैमिली में चल जाएगा ये काम. फर्दर अगर आप अपने भाई या बहन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या अपने लीनियल असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स, मतलब मॉम डैड दादा दादी या फिर बेटा बेटी एक्सेट्रा, अब लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स के नाम पे अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ और आई एम अ जॉइंट होल्डर देयर, तब भी चल जाएगा, तो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं. एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और इज हेल्ड इन by a person and consideration is paid by another person. Okay, and the property is held for the immediate or future benefit, whether direct or indirect, of that another person. तो इसको समझने के लिए ना आप लोग को थोड़ा सा अजीब दिमाग से सोचना पड़ेगा. अगर कोई बेचारा बहुत ही सिंपल बच्चा है, बहुत ही बढ़िया से, आप बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही बहुत अच्छे टाइप के इंसान हो, आपको समझेगा नहीं ट्रांजैक्शन. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड यार. मतलब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. से सपोज आई एम आई एम अ करप्ट ऑफिसर. मे बी इफ आई एम अ करप्ट ऑफिसर, हाउ वुड आई अभी जो भी केसेस चल रहे हैं महाराष्ट्र के, सपोज आई एम अ करप्ट ऑफिसर, आई हैव 100 करोड़ का ब्राइब मिला है मुझे, हाँ 100 करोड़ का ब्राइब मिला है मुझे, तो मैं क्या पागल हूँ क्या, मैं मेरे खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदूंगा? ऑफ कोर्स मेरे पे इंक्वायरी बैठ जाएगी यार. तो अगर मुझे 100 करोड़ मुझे ब्राइब में मिली है, तो नेचुरली आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस. तो व्हाट वुड आई डू? आई प्रोबेबली वुड आस्क वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड कि ठीक है सुन, मैं तुझे अब 100 करोड़ एक आदमी को तो पूरा देंगे नहीं, तो 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन एक दोस्त के साथ कर लिया कि ठीक है 10 करोड़ रुपए मैं तेरे पास रख रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी तेरे नाम पे खरीदेंगे. तो व्हाट प्रोबेबली, अब जैसे होता है ना मैं आपको वैसे बताता हूँ, सुनो. प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, प्रॉपर्टी का पैसा मैं मेरे एंड से दिलाऊंगा कैश वैश अरेंज करके. प्रॉपर्टी मेरे दोस्त के नाम पे रखेंगे और मेरा दोस्त एक स्टैम्प पेपर में पहले से ही लिख के दे देगा कि वो प्रॉपर्टी वो मुझे दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन लिख देंगे उस पर. फ्यूचर में फिर कभी भी अपने पास बैकअप रहेगा. और एक कागज़ के टुकड़ों, वो एक ये जो कागज़ है जहाँ मैंने मेरे दोस्त से लिखवा के ले लिया हूँ कि प्रॉपर्टी तो फ्यूचर में मुझे दे देगा जब मैं मांगूंगा तब, इसको हम लोग रख देंगे. कहाँ रखेंगे? कहीं भी रख सकते हैं. अब जैसे मैं नागपुर में हूँ, तो नागपुर से 200 किलोमीटर दूर या 150 किलोमीटर दूर बढ़िया एक गांव में बढ़िया छोटा फार्म हाउस बनाएंगे. फार्म हाउस में बढ़िया अपन
अच्छा छोटा झोपड़ी वोपड़ी टाइप का सम सिंपल सिंपल सादा सुदा काम रखेंगे, बोले फार्म हाउस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और अंदर पानी की टंकी के अंदर में बढ़िया सा एक वॉल्ट घुसा के रखा होगा, जब मन करेगा 20 साल 50 साल बाद जाके खोल देंगे। सो एग्जैक्टली हाउ द बॉलीवुड स्टोरीज आर, बट या ऐसा होता है यार रियल में। और प्रोबेबली अगर मैं तो करता नहीं हूँ, या मैं तो कर मतलब आई डोंट हैव ब्लैक मनी, और ब्लैक क्या मतलब वाइट ऑल्सो, क्योंकि हमारे इसमें तो भाई सब GST रख के आता है, या जो भी पेमेंट्स होती है, जो भी फीस कलेक्ट होती है, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एवरीथिंग इज इन वाइट, नथिंग कम्स इन ब्लैक, तो सवाल ही नहीं होता। बट या दे आर क्रिएटिव वेज टू डू थिंग्स। तो दैट इज द रीजन ये कानून इस तरह से बनाया गया कि यार अगर पैसा एक आदमी दे रहा है और प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे होल्ड की जा रही है, और वो जो दूसरा होल्ड कर रहा है वो कंसिडरेशन देने वाले के बेनिफिट के लिए होल्ड कर रहा है, विल बी कंसिडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशंस व्हिच आर दोस। मैं मेरे वाइफ के नाम पे अगर होल्ड कर रहा हूँ, मतलब पैसा मैं दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी वाइफ या बच्चों के नाम पे रख रहा हूँ, ऑल राइट। पैसा मैं दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स के नाम पर रख रहा हूँ, और मैं भी उसमें को एप्लीकेंट हूँ, और पैसा भी नॉन सोर्सेज से दिया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ऑल राइट। या फिर फिड्यूशरी कैपेसिटी में कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई डायरेक्टर है कंपनी का, या फिर ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी है, या फिर लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उसमें हमेशा ऑन पेपर लीगली द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज ऑलवेज 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 अ डिपॉजिटरी, and the real owners are just the beneficial owners. So in that case, it is exempt. So there are 4 exemptions further. Again, what is the common theme? Transaction or arrangement. आपको आंसर याद करने के लिए पॉइंट्स हमेशा कहाँ से शुरू होंगे? ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट, ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट. So look at the point B, your clause, sub clause B. So the transaction or arrangement in respect of property कैरीड आउट और मेड इन अ फिक्टिशियस नेम, काल्पनिक नाम पे किया गया ट्रांजैक्शन। अगर कोई हमने फिक्टिशियस नाम पे या काल्पनिक नाम पे ट्रांजैक्शन किया है, आई डोंट वांट टू मेंशन अ नेम, बट few years back a very 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 big group in India had taken lot of money by issue of debentures, and जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनका कहीं आता पता ही नहीं है, वो सब फिक्टिशियस थे। पता चला था कि मरे हुए किसानों के डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए गए थे। तो देर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे फिक्टिशियस नामों पे प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन शशांक रिडेम्पशन और नॉट, तो उसमें भी यही सीन होता है कि वो जो जेल में भी वो पूरे जितना पैसा वो ट्रांसफर करता है वो एक फिक्टिशियस नाम पे करता है, एंड इवेंचुअली आउट व्हेन ही कम्स आउट ऑफ द जेल ही हैज़ द प्रॉपर्टी, और वो पूरा फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट करता है। तो हैपेंस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। इनफैक्ट बहुत घुमा घुमा के बहुत हिसाब से ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब कंपनी खोली जाती है, कंपनी की दूसरी कंपनी खोली जाती है, लेयर्स होती है, इसीलिए तो न्यू कंपनीज एक्ट में बदलाव किए गए। तो फिक्टिशियस नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होल्ड की जानी चाहिए, दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट है जहाँ प्रॉपर्टी फिक्टिशियस काल्पनिक नाम पे होल्ड की जा रही है, इट वुड बी अगेन ट्रिगर्ड एज, it would again be considered as a Benami transaction. Look at the third case. It's very interesting. Transaction or arrangement in respect of the property where the owner is not aware of or denies the knowledge of such property. आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो रियल ओनर है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो बोल रहा है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, या वो डिनाई कर रहा है। तो दिस एक्चुअली इज अ वेरी, ये प्रैक्टिकली डेफिनेशन को बनाया गया है। कैसे होता है काम? अब से सपोज एक पॉलिटिशियन का सर्वेंट है, पॉलिटिशियन ने वो सर्वेंट को बोला कि यार तेरे को मेरा काम करना है तो पैन कार्ड आधार कार्ड एक्सेट्रा कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे, और एक कैंसिल चेक, 3 डॉक्यूमेंट्स ले लिए, ठीक है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरे पास अगर मुझे एम्प्लॉय रखना है मैं उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लूँगा, ठीक है। किसी तरह से मैं कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स पे उस पर साइन उसकी साइन भी ले लूँगा।
सो टेक्निकली एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने मेरे सर्वेंट के नाम पे रखी हुई है, बट ही इज़ नॉट अवेयर। मे बी वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या मे बी वो अपने सुपीरियर पे या अपने एम्प्लॉयर पे बहुत ट्रस्ट करता है। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई प्रॉपर्टी पकड़ में आए, खातों में लिखा हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि ये इस सर्वेंट की प्रॉपर्टी है, बट ही इज़ एक्चुअली नॉट अवेयर ऑफ। तो अगर ऐसा होगा तो certainly he'll say कि मुझे तो पता भी नहीं कौन सी प्रॉपर्टी। आप look at me, do you think that I own a property worth 100 शेयर? मुझे देख के, मेरे हुलिये देख के आपको लगता है कि 100 करोड़ का प्रॉपर्टी मेरा हो सकता है? तो वो सर्वेंट तो बोल देगा मुझे पता भी नहीं था। सो दैट कुड बी वन केस, इसीलिए ये इस तरह से ड्राफ्टिंग हुई है। दूसरी केस में वाकई में वो सर्वेंट बहुत वफादार हुआ, कभी अपने सुपीरियर का नाम नहीं लेने वाला रहा, तो अगर वो पकड़ा भी गया, अगर उसको पुलिस ने मारा भी, या पुलिस तो नहीं आएगी, जो भी होगा, कितना भी उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर फिर भी वो दृढ़ कर लिया कि भाई मैं अपना नेताजी का नाम नहीं लेंगे हम, तो अगर वो दृढ़ निश्चय कर लिया कि नेताजी का नाम नहीं लेना है, तो वो बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं है ये किसकी प्रॉपर्टी है, और सर मेरे मालिक की तो बिल्कुल भी नहीं। ही डिनाई, वो पीछड़ जाएगा। या तो उसको पता ही नहीं होगा, या तो नेता ने गेम ले लिया अपने सर्वेंट का, और सर्वेंट को पता भी नहीं उसके नाम पे प्रॉपर्टी ली गई है। दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी। द सेकंड पॉसिबिलिटी कुड बी ही विल डिनाई द नॉलेज ऑफ सच प्रॉपर्टी। ही विल से कि नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है इस प्रॉपर्टी के बारे में। सो दैट कुड बी, दिस इज द सी, clause C. Further, in the fourth case, look at the transaction. Again, this is very creatively drafted. So, transaction or arrangement in respect of a property where person providing consideration is not traceable or is fictitious. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई पकड़ में आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति निकल गया जिसके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी है, बट नो कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है उस व्यक्ति की, अगर वो पकड़ में भी आ गया और उसने किसी का नाम ले भी लिया, तो हो सकता है वो ट्रेसेबल ना हो, पता नहीं वो कहाँ चला गया, रियल पैसा देने वाला पता नहीं कहाँ चला गया है, ये भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि पता न लग पाए कि एक्चुअल में पैसा कहाँ से आया है। मतलब अगर हम बेनामी दार को भी पकड़ लेते हैं, होता है ना ऐसा, मान लो कोई व्यक्ति है जिसका लाइफस्टाइल देख के उसकी पैन कार्ड ही नहीं है, आधार कार्ड ही नहीं है, हमको समझ में आ रहा है कि ये आदमी की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी हो ही नहीं सकती, तो हम धर लेंगे उसको कि बताओ हम क्यों तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त नहीं करें, हम क्यों ये प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं माने, हम शो कॉज नोटिस वगैरह सर्व करेंगे उस आदमी को। तो व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी, वो क्या बोलेगा, अरे यार मैं यहाँ पे बहुत समय से रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कौन है ओनर। अगर वो किसी का नाम नहीं लेता है तो आप बेनामी प्रॉपर्टी कैसे घोषित करोगे? इसीलिए बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में ये भी लाया गया है कि अगर रियल ओनर ट्रेसेबल नहीं है, पता ही नहीं लग पा रहा है, या फिर काल्पनिक निकला, तो हाउ वुड यू कैरेक्टराइज, हाउ वुड यू उस प्रॉपर्टी को आप बेनामी प्रॉपर्टी कैसे बोल पाओगे? तब बोल पाओगे ना जब बेनामी ट्रांजैक्शन वो डिफाइन हो पाए। तो इसलिए डेफिनेशन में ये बहुत ही खास तरीके से प्रावधान डाले गए हैं कि कहीं अगर ओनर बोलता है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो बोल देता है कि यार मुझे पता ही नहीं है प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, वो डिनाई कर देता है प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, या ट्रेसेबल ही नहीं है, जिसने पैसा दिया वो ट्रेसेबल नहीं है, या फिक्टिशियस है, तब भी वो प्रॉपर्टी को हम बेनामी प्रॉपर्टी बोल पाएंगे, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन में उसे डिफाइन कर लिया गया है। ठीक है, वरना रियल में somebody who's a player, he will play in the best ways. Understand, अगर आप नेता होते आप क्या करते कि 150 तरीके हैं काम करने के, कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं यार। अगर आप नेता होते या करप्ट ऑफिसर होते, आप क्या करते हैं? मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, ब्राइब का पैसा है, क्या करते हैं आप? फंडामेंटली आप पहले तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, दूसरों के नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। वो कंपनी
इंस्टॉलमेंट पे या फिर कुछ पैसा देके एक प्रॉपर्टी खरीदती, बाकी लोन पे रखती प्रॉपर्टी। तो जो पैसा आप लोन में लेते, फंडामेंटली आप वो लोन के पैसे से पूरा मजा करते, लोन के पैसे से पूरा काम कर देते, और बाद में वो बैंक के साथ डिफॉल्ट कर देते कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी ले जाओ। अब ये प्रॉपर्टी बैंक ले गई, बैंक के नाम पे प्रॉपर्टी हो गई, बैंक इसको ऑक्शन कर देगी, सब सरकारी खाते सब साफ हो जाएंगे। आपने क्या किया, हिसाब से आप खेल गए, है ना। और प्रॉपर्टीज रेंट आउट कर दोगे आप, स्टार्टअप्स को बोलोगे, बहुत तरीके हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। मैं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग करने के तरीके नहीं बताना चाहता हूँ, बट देर आर मिस्टीरियस वेज, देर आर सो मेनी वेज टू डू द रॉन्ग। तो और कितना ही कानून बनता जाए, कितना ही कानून में कितने ही केसेस हम पकड़ लेते हैं, लेकिन लॉन्ड्रर जो होते हैं, जो काले पैसे को सफ़ेद पैसे में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया के ऊपर कॉन्स्टेंटली ध्यान देते रहते हैं, वो हमेशा लॉ का लूप होल निकालते जाएंगे ना कहीं कोई ना कोई लूप होल वो निकालते जाएंगे। तभी जाके लॉ में अमेंडमेंट आएगा, हमको एक केस समझ में आएगा, हम देखेंगे एक एम्पिरिकल स्टडी समझ में आएगी, तो हम अगले बार उसको ड्राफ्ट करके कानून में अमेंडमेंट लाके वैसे ट्रांजैक्शन भी कवर कर लेंगे। बट हैपेंस इन मिस्टीरियस वेज, एंड हेंस एक बार और देखना जरूरी है। सो व्हाट इज द बेनामी ट्रांजैक्शन? अरेंजमेंट और ट्रांजैक्शन जहाँ प्रॉपर्टी एक आदमी के नाम पे ट्रांसफर की गई है, या एक आदमी के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है और पैसा दूसरा आदमी दे रहा है, और जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो दूसरे के लिए होल्ड कर रहा है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू सर्टेन एक्सेप्शंस इन दिस केस। फर्दर बी की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट जहां पर प्रॉपर्टी फिक्टिशियस नाम पे होल्ड की गई है। थर्ड केस, ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी जहां ओनर को पता ही नहीं है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी, ही इज सेइंग आई एम नॉट अवेयर, उसको पता ही नहीं है, और ही डिनाइज द नॉलेज ऑफ इट। या तो उसको रियल में पता नहीं है, या तो वो साला बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है। Further, a transaction or arrangement in respect of which the person providing the consideration is not traceable, पैसा कौन भरा है, प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, कोई आदमी ट्रेसेबल नहीं है, पैसा देने वाला ट्रेसेबल नहीं है, या फिक्टिशियस है, this would again be considered as a benami transaction. Or let's just revisit the definition of benami property. Benami property will be a property which will be a subject matter of benami transaction. So I hope the definitions are very 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 clear. Now let's get into the procedure. Let's get into कि जब बेनामी ट्रांजैक्शन वाली प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाएगी तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा, क्या कन्फिस्केशन के प्रोसीजर्स हैं, अथॉरिटीज इस कानून में कौन सी है, अगर कोई लड़ाई होगी दो पार्टीज के बीच में, अगर कोई कंटेस्ट करेगा केस, तो एडजुडिकेशन कहाँ होगी, अपील कहाँ होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Alright guys, so let's talk about the authorities now. So fundamentally you must understand under this act you will come across a very 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 important authority, क्योंकि जब हम प्रोसेस देखेंगे तो तब मुझे चाहिए कि यार तब आपका एकदम माइंडसेट सॉर्टेड रहे। तो सबसे पहले तो अगर हम अथॉरिटीज़ की बात करें तो जो अथॉरिटी का सबसे पहले हम लोग नाम लेने वाले हैं वो है इनिशिएटिंग अथॉरिटी। अब जब हम प्रोसेस देखेंगे, जब भी कोई सस्पिशन होगा किसी प्रॉपर्टी पे कि वो बेनामी प्रॉपर्टी है या कोई ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन है, तो इनिशिएट कौन करेगा एक्शन, मतलब हु विल इनिशिएट द प्रोसेस, कि यार कौन नोटिस भेजेगा। सपोज मुझे पता चला कि एक बेनामीदार है, उसकी प्रॉपर्टी बेनामी है, तो हु विल इनिशिएट द प्रोसेस? इट विल बी इनिशिएटिंग ऑफिसर। तो फंडामेंटली इनिशिएटिंग ऑफिसर इज द असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर होता है उसी को इनिशिएटिंग ऑफिसर कहा जाता है। फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी विच इज एडजुडिकेशन अथॉरिटी। तो जो फाइनल कॉल होगा बेनामी ट्रांजैक्शन वाली प्रॉपर्टी है, जो बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आई है, जो फाइनल कॉल होगा कि उस प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली क्या करना है, वेदर वी आर गोइंग टू कन्फिस्केट दैट, हम लोग पेनल्टी लगाने वाले हैं या नहीं, जो फाइनल कॉल होगा एडजुडिकेशन का, दैट वुड बी विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। नाउ दो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस, बट क्योंकि हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी पढ़ने वाले हैं,
तो मैं आपको ये बता दूं कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी होती है, दैट एडजुडिकेशन अथॉरिटी इज द सेम विच इज देयर इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो वैसे तो ये दोनों ही चैप्टर्स में हम लोग ये सब पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग सीएस बनोगे, आपका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। सर्टनली यू नीड टू नो दिस। सो व्हाट हैपेंस इज, केंद्र सरकार ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी स्थापित करती है। फंडामेंटली द पावर्स, ये जो एडजुडिकेशन या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आई एम सॉरी, तो जो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाने के पावर हैं, ये पावर केंद्र सरकार के पास है। सो बेसिकली जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी में एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं सीजी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और ये इट फंक्शंस विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो केंद्र सरकार के पास पावर है ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी स्थापित करने के, और ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी में, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स होते हैं यूजुअली, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो होता है सरकार का, उसके तहत ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी काम करती है। तो जितनी भी धांधली वाली प्रॉपर्टीज़ है उनको पकड़ने के लिए जो फाइनल जो ऑर्डर पास होंगे कन्फिस्केशन के, दैट विड बी विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। दिस इज जस्ट गुड टू नो। इसके बारे में काफ़ी डिटेलिंग में बात होगी, लंबा चौड़ा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं, सो इट विल बी वेरी हैंडी। Further, we live in India, and India is a democratic country, and we have a fantastic judiciary system. और आपको तो पता ही है कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पर बात सबकी सुनी जाती, तो everybody has right to appeal also. तो anybody who is not convinced, or any person who is not satisfied, or any person agree with the order of adjudicating authority may prefer an appeal with appellate authority. तो appellate authority भी स्थापित होती है, और अपील करने के लिए भी एक अथॉरिटी है, वो भी सेम जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होती है, वहाँ सेम अथॉरिटी होती है। सो एनी पर्सन अग्री बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे प्रेफर एन अपील विथ द अपीलेट अथॉरिटी विद इन हाउ मेनी डेज गाइस, कम ऑन। सो द अपील मे बी प्रेफर्ड विद इन 45 days. सो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो फाइनल फैसला लिया, अगर उससे कोई संतुष्ट नहीं है, तो दे कैन प्रेफर एन अपील विद द ऑनरेबल अपीलेट अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। सो फंडामेंटली दीज 2 आर द अथॉरिटीज। अगर हम लोग मेन बात करें तो यही 2 अथॉरिटीज होती है। दिस इज 1, दिस इज 2। आप बोलोगे सर फिर वाई हैव यू हाई कोर्ट का जिक्र क्यों किया है आपने? तो प्लीज अंडरस्टैंड, certainly any person, if he is aggrieved by the order of appellate authority, he may prefer an appeal with honorable high court within 60 days, but the matter will go to the high court only if there is a substantial question of law. For the factual questions, for the question of facts, the matters will not go to the high court. हाई कोर्ट में मुद्दा तब जाएगा जब वहाँ किसी लीगल प्रावधान या किसी कानून का सवाल उठेगा। अगर कोई लॉ के प्रोविजन के ऊपर सवाल उठा तो ही मामला हाई कोर्ट जा सकता है, वरना ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स द अपीलेट अथॉरिटी विल बी फाइनल अथॉरिटी। सिर्फ अगर कोई स्ट्रिंजेंट कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, ओनली देन द मैटर विल गो टू the Honorable High Court. I believe in jurisprudence you study what is question of fact, what is question of law, what is question of fact and law. So if the question is only of law, only then the matter goes to the High Court. Otherwise, the appellate authority is the final authority. So these are the authorities under the Act. Now, let me just take you to section 24, 25, 26 and how things happen. What I've done is, I have tried to create one small chart which will probably help you, revise, understand, and in a very compact and lucid way. So
बिकॉज अंडरस्टैंड, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 3 मार्क 5 मार्क का मैक्सिमम पूछते हैं। अब उसके लिए आप एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के अगर 4 पन्ना पढ़ोगे, पूरा 24, पूरा 25, पूरा 26, तो यू विल नॉट बी एबल टू पूरा आप रिवाइज नहीं कर पाओगे कोर्स को। सो व्हाट आई हैव डन इज, दिस इज व्हाट ब्रीफली हैपेंस। सो अगर हमको कोई पता चलता है कि कोई प्रॉपर्टी बेनामी है, कोई ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन है, तो उसके साथ डील कैसे किया जाता है वो फंडामेंटली 24, 25, 26 में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर को, मतलब कि जो डिप्यूटी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है इनकम टैक्स का, उसे लगता है कि कोई प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है या कोई ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर, if he has enough reasons to believe that a property is a benami property, under section 24, initiating officer will send a show cause notice to the बेनामीदार। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ नोटिस। उस नोटिस में हम लिख के देंगे कि आप बताइए कि हम आपकी प्रॉपर्टी को क्यों बेनामी प्रॉपर्टी घोषित ना करें। ओके, इनफैक्ट अगर हमको ये भी पता चला कि बेनिफिशियरी कौन है, तो नोटिस बेनिफिशियरी को भी भेजा जाएगा। बट बेनिफिशियरी को, जो बेनिफिशियल ओनर है, जो रियल ओनर है, उसको भी भेजा जाएगा, लेकिन रियल ओनर को भेजना इज ऑप्शनल। ओके, नोटिस कैसे भेजा जाएगा वो भी प्रिसाइसली 25 में दिया हुआ है कि बेनामीदार, बेनिफिशियल ओनर, somebody who's claiming कि ना ये तो प्रॉपर्टी मेरी है। अगर कोई क्लेम कर रहा होगा, अगर बैंक ने कोई प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे लोन दे के रखा होगा, तो बैंक को भी भेजना पड़ेगा। 25 में वो लिखा हुआ है। अब हमने बेनामीदार को नोटिस भेज दिया। अब क्या होगा, अगर हमें ऐसा लगा कि बेनामीदार नोटिस मिलते ही या उसको जैसे ही नोटिस मिलेगा, बेनामीदार ये प्रॉपर्टी एलियनेट करेगा, मतलब ये प्रॉपर्टी बेच के जल्दी यहाँ से प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें ऐसा लगा कि बेनामीदार प्रॉपर्टी बेच के भागने की कोशिश करेगा, या बेनामीदार प्रॉपर्टी को किसी तरह से एलियनेट कर देगा, किसी तरह से ट्रांसफर कर देगा, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर चाहे तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए बिना, पूरी इंक्वायरी किए बिना ही ये प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। अटैच करने का मतलब हम उसको अपने पास प्रोबेबली सीज कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, मतलब हमारे कंट्रोल में ले लेंगे उसको प्रोविजनली, फाइनली नहीं, फाइनल ऑर्डर नहीं है ये। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम ये प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दें। ठीक है, हमने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद अगर हमें लगा, ठीक है, दिस इज ऑप्शन है, इसीलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं क्लियरली। तो प्रोविजनली अटैच कंपल्सन नहीं है। अगर हमें लगा कि यार सामने वाला प्रॉपर्टी बेच के भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्रावधान है, ये पावर है प्रोविजनल अटैचमेंट का। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर, अगर हमें लगता है कि यार बेनामीदार तो अब प्रॉपर्टी को किसी तरह से किसी के पास ट्रांसफर कर देगा, एलियनेट कर देगा, किसी तरह से पीछे छोड़ा के भाग जाएगा, तो हम प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं। प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि बिना फाइनल इन्वेस्टिगेशन किए, बिना फाइनल इंक्वायरी कंप्लीट किए ही हम लोग प्रॉपर्टी अपने हिस्से में अपने पोजेशन में रख रहे हैं, आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब अगर हमने प्रोविजनली अटैच की प्रॉपर्टी, पहले तो दो चीजें हुई है। हम बेनामीदार को नोटिस भेजने के बाद या तो प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच करेंगे या तो प्रोविजनली अटैच नहीं करेंगे। अगर हमने प्रोविजनली अटैच की तो दो चीजें हो सकती है। एक, फाइनल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, फाइनल इंक्वायरी होने के बाद भी ये हमें लगा कि वाकई में तो बेनामी प्रॉपर्टी है, उसको हम फिर प्रोविजनल अटैचमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब 90 दिन के बाद भी उसको हम अपने पास ही अटैच करेंगे। या तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि हमें लगे ना ये तो यार बेचारा शरीफ आदमी है, गलत हत्थे चढ़ गया, तो उसको हम रिवोक कर देंगे। हम लोग प्रोविजनल अटैचमेंट का जो ऑर्डर हमने पास किया था उसको हम रिवोक कर देंगे। चाहे हम प्रोविजनल अटैचमेंट को 90 दिनों के बाद कंटिन्यू करें, चाहे हम प्रोविजनल अटैचमेंट की हुई प्रॉपर्टी को रिवोक करें, दोनों ही केसेस में हमें अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है,
To be precise, we have to take a permission. Just a minute, I need to tell you this. I wanted to tell you this actually. Yeah, approving authority. We have to specifically take permission of the approving authority. So that has to be done. दूसरा केस ये हो सकता है कि हमने जब बेनामीदार को नोटिस भेजा था तो हमें उसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ कि वो प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा, तो हमने प्रोविजनली अटैच नहीं की। तो अब जब हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इंक्वायरी कर ली है, अगर अब हमें लगता है कि यार मामले में गड़बड़ है तो हम लोग प्रोविजनली प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। अगर हमें लगता है यार बेचारा वो फालतू में हमने उसको परेशान कर दिया नोटिस भेज के, अगर हमको लगा कि ना 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 कोई केस नहीं बनता, तो हम उसको बरी कर देंगे, हम उसको छोड़ देंगे। बट दोनों ही केसेस में जहां ये प्रोविजनल अटैचमेंट हुई है या पहले ही प्रोविजनल अटैचमेंट की हुई थी, अब हमने प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू किया है, जहां ये तय हो गया कि भाई इंक्वायरी के बाद भी हमको ये समझ आ गया कि प्रॉपर्टी बेनामी लग रही है, तो वहां पे हम लोग मैटर रेफर करेंगे एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास। इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है वो प्रोविजनली अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को। एक बार प्रोविजनल अटैचमेंट हो गई, उसके बाद जो एडजुडिकेशन होगी प्रॉपर्टी की, उस एडजुडिकेशन का पूरा किस्सा सेक्शन 26 में है। फाइनल एडजुडिकेशन जो होगी वो होगी एडजुडिकेशन अथॉरिटी द्वारा। तो ये ड्यूटी है इनिशिएटिंग ऑफिसर की। जब हमने इंक्वायरी कर ली है, इंक्वायरी करने के बाद हमें ये पता चल चुका है कि मामले में गड़बड़ है, हम टंटा पक्के से टंटा है, तो हम विद इन 15 डेज, ये हमारी ड्यूटी है कि विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद जो अटैचमेंट को हमने फाइनल किया या हमने जो पहली बार अटैचमेंट करी, इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद की अटैचमेंट हुई जहां हमें लग रहा है कि प्रॉपर्टी बेनामी है, उसके विद इन 15 डेज हम लोग रेफरेंस देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और फिर आगे का यहां से मामला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास होगा। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो केंद्र सरकार ने स्थायी रूप पर दिल्ली में उसका ऑफिस भी है, दिल्ली में बेंच भी है। तो अब एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास मामला आ गया है। जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास मामला आया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी की हो विद इन 30 डेज जो भी बेनामीदार है, बेनिफिशियल ओनर पकड़ में आया है, जो भी प्रॉपर्टी में क्लेम कर रहे हैं, उनको नोटिस भेजे विद इन 30 डेज एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि तुम अब बताओ हम क्या करें, या तो हमको और इन्फॉर्मेशन दो, हमको जो जो शक हो रहा है, जो जो हमको शंका हो रही है, या तो फिर हमें बताओ कि क्यों ना तुम्हारी प्रॉपर्टी को हम कन्फिस्केट करके खत्म करें और तुम्हारे पे क्यों ना पेनल्टी लगाएं हम लोग। तो विद इन 30 डेज एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो रहेगी वो पार्टीज को नोटिस भेजेगी। अब यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हो सकती है, नो देर कुड बी लॉट ऑफ छोटी छोटी पिटी वाली काफी सारी, देर कुड बी लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स, बट यस, मेन बात यह है कि विद इन 30 डेज द नोटिस हैज टू बी सेंड टू द पार्टीज फॉर आस्किंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड इवेंचुअली वो पार्टीज तय समय में इंफॉर्मेशन हमें देंगे, या कोई रिप्लाई आएगा या तो रिप्लाई नहीं आएगा। अब अगर हमें लगा उनका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है, हमको लगा कि नहीं यार पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद एडजुडिकेशन अथॉरिटी को अगर लगता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि यार पार्टीज तो गिल्टी नहीं है, तो प्रोबेबली उनको बरी कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा। लेकिन जहां हमें लगा कि 100% गड़बड़ है, जहां एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगाने के बाद में कोई रिप्लाई नहीं आता है, या जो रिप्लाई आता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं आता है, वहां कन्फिस्केशन का फाइनल ऑर्डर पास कर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो फाइनल ऑर्डर है, चाहे कन्फिस्केशन का हो या फिर एक्विटेंस का हो, किसी को बरी करने का हो, दिस हैज टू बी डन विद इन 1 ईयर। आप बोलोगे विद इन 1 ईयर ऑफ व्हाट? विद इन 1 ईयर of the end of month in which the reference was received by the adjudication authority। तो ये जो adjudication authority को जिस दिन रेफरेंस मिला था इनिशिएटिंग ऑफिसर द्वारा, जिस महीने में वो रेफरेंस मिला था, उस महीने के एंड से 1 साल के अंदर में फाइनल ऑर्डर हैज टू बी पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी।
दिस इज अ ब्रीफ प्रोसेस। तो 24, 25, 26 में जो भी लिखा हो उसका सारा सार आपको ये चार्ट में मिल जाएगा। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू मेक दिस चार्ट वेरी क्लियरली इन योर नोटबुक्स. Study this, read the content of what is written in the notes that I have given you, and be very thorough with this in advance. And finally, this chart, once you make this chart on your notebook, you should be exactly knowing अब इसको पॉइंट वाइज कैसे लिखना है. ये चार्ट अपने सामने आ गया ना, इसका मतलब इस पे 10 पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं. अगर पूछे गए तो 10 के 10 पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं. एग्जाम में भूल जाओ कि तुम वो 3 या 4 पेज पूरे के पूरे नोट्स वाले पढ़ पाओगे. आपको ये एक चार्ट बनाना है, इस चार्ट के बाद 10 पॉइंट लिखना अपने लैंग्वेज में जो एग्जाम में आप लिख के आओगे. ओके, एक बार दोहरा देते हैं. सबसे पहले अगर हमें शक हुआ, अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर को शक हुआ कि कोई प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है और कोई ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा? नोटिस भेज देगा, शो कॉज नोटिस भेज देगा. किसको? बेनामीदार को. चाहे अगर हमें पता चला बेनिफिशियल ओनर कौन है तो उसको भी भेज देंगे. इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, अगर हमें लगा कि अरे रे ये तो प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करे तो हम प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास कर लेंगे. प्रोविजनल अटैचमेंट मैक्स टू मैक्स 90 दिन के लिए हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं. प्रोविजनल अटैचमेंट जो है मैक्सिमम 90 डेज के लिए हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. अगर हमें लगा कि यार वो बेनिफिशियल ओनर, अगर हमें लगा कि बेनामीदार प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहा है, हम प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं. दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी कि हम नहीं करेंगे अटैच. अगर हमें नहीं लगता है तो हम अटैच नहीं करेंगे. अब अगर हमने प्रोविजनल अटैच किया था तो फाइनल इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद 2 चीज़ें हो सकती है. या तो हमें लगेगा पार्टी नादान है, उसको हम बरी कर देंगे, छोड़ देंगे. या तो हमें हमारी शंका कंफर्म हो जाएगी, हमें हमारे हिसाब से लग रहा है कि भैया बेनामी प्रॉपर्टी है. इवेंचुअली वी विल पास द कंटिन्यूएंस और द जो प्रोविजनली अटैच की हुई प्रॉपर्टी थी उसको फर्दर हम फाइनली अटैच कर देंगे. दूसरा केस, जहां हमने पहले प्रोविजनली अटैच नहीं किया था, वहां इंक्वायरी के बाद अगर लगता है कि पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको एक्वाइट कर देंगे, प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा, वरना अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया जाएगा. जैसे ही अटैचमेंट का ऑर्डर पास हुआ, विद इन 15 डेज द मैटर हैज टू बी रेफर्ड, द रिपोर्ट हैज टू बी गिवन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जैसे ही मामला आएगा, विद इन 30 डेज बेनिफिशियल ओनर, बेनामीदार, जो जो लोग होंगे, जो जो पार्टीज होगी इससे जुड़ी हुई, उनको हम लोग नोटिस भेज देंगे. कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज. अब उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बोला. अभी कभी कभी होता है कि पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी बेनामी निकलती है, आधी छूट जाती है. तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. तो अगर आधी बेनामी प्रॉपर्टी है तो फिर उसके लिए केस बनाएंगे. अगर पूरी प्रॉपर्टी बेनामीदार है तो पूरी प्रॉपर्टी बेनामी है तो उसके लिए केस बनाएंगे. अगर हमको लगता है 2-4 पार्टियों का नाम कैंसिल करके सिर्फ 2-3 जो पार्टीज है उन्हीं का नाम रखना चाहिए तो हम वो करेंगे. कभी कोई प्रॉपर्टी में किसी आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है, अथॉरिटी को लगता है ये नाम भी आना चाहिए तो उसको ऐड कर सकते हैं. बट हाँ, ये सब छोटी मोटी चीज़ पे मैं ध्यान नहीं दूंगा फिलहाल. विद इन 30 डेज पार्टीज को नोटिस भेज दिया जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मांगी जाती है. अगर उनने रिप्लाई किए, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगा, हमको लगा कि यार पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे. लेकिन हमें लगा, नंबर 1, अगर पार्टीज ने रिप्लाई नहीं किया या रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, फाइनल ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन विल बी पास्ड. चाहे पूरा बरी करने का ऑर्डर हो या फिर कन्फिस्केशन का ऑर्डर हो या फिर फाइनली हम ये प्रॉपर्टी को बेनामीदार घोषित करने का ऑर्डर पास करेंगे, कि जो भी है इट शैल हैपन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ in which the reference was given to the adjudicating authority. Okay, so this is what is actually provided for in section 24, 25, 26. You can read that in detail, but yeah, finally I want this chart to be through. Now sir, who passes the confiscation? The final confiscation order है वो कौन पास करेगा? यहाँ ऊपर जो ऑर्डर पास हुआ, यहाँ पर हमने ये डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है या नहीं, ये ऑर्डर पास हुआ. अब फाइनली उसको कन्फिस्केट करने का ऑर्डर पास करने की बात हो रही है. तो यार होता क्या है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये डिसाइड कर लिया कि प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो आपको तो पता ही है कि द पार्टीज अग्रीड मे प्रेफर एन अपील विद अपीलेट अथॉरिटी. तो 45 डेज के अंदर पार्टीज चाहें तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं. तो अगर अपील नहीं होती है तो फाइनल कन्फिस्केशन भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर देगी.
लेकिन अगर अपील में जाता है मामला और अपील में भी वो डिसाइड होता है कि प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो फिर कन्फिस्केशन ऑर्डर अपीलेट अथॉरिटी पास करेगी। अब कन्फिस्केशन ऑर्डर भी पास हो गया। अब कन्फिस्केशन ऑर्डर पास होने के बाद क्या होगा, तो फिर आप देखो सेक्शन कन्फिस्केशन के बारे में 27 में लिखा हुआ है। सेक्शन 27 में कन्फिस्केशन ऑर्डर पास होने के बाद क्या होता है, सेक्शन 28 के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर दी गई है इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड द ऑफिसर which is appointed by the central government as administrator। वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट आ जाता है। फर्दर प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में रहेगी, सेक्शन 29 प्रोवाइड्स दैट दिस कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी शैल बी इन पोजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो पहले सेक्शन 28 में क्या लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट ऑफ कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी विल वेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Section 29, the confiscated property will be in the possession of the administrator. Now this guys is पूरे कानून का इस पूरे कानून का सार मैंने आपके सामने रख दिया। एंड you need not remember sections at all. I just told you the sections because I knew it, I remembered, मुझे याद था सब, तो मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ अंडरस्टैंड, पार्ट सी में 12 चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स मिला के आते हैं 35 मार्क के लिए। वी आर एक्सपेक्टिंग अ 3 मार्क और अ 5 मार्क क्वेश्चन। वंस यू वॉच द एंटायर वीडियो, एक बार आपका पूरा वीडियो देख के ख़त्म हो जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चैप्टर को, मैंने जैसे नोट्स बनाए, मैं हैंड रिटन नोट्स मैं क्यों बना रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है, मैं नहीं वो PDF में लाइनें लाइनें मार के आगे बढ़ सकता था, मैं नोट्स क्यों बना रहा हूँ। और ये नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑफ कोर्स, इसकी PDF मैं आपको दूंगा। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे all everything will boil down to those one day before the exam you will have what 11 to 12 hours। अगर मतलब एक ही मॉड्यूल दे रहे होगे तो फिर तो you will have one more day, but at the end of the day यार वो 20 चैप्टर, तकरीबन वो 20 चैप्टर आपको 2 दिन में रिवाइज करने होते हैं। उस टाइम पे हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। तो ये जो आपने पूरा कथा देखे हो, ये कथा मेरे पास है, इसका PDF मैं तुमको भी दे दूंगा, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ये हैंड रिटन नोट्स बनाओ। इससे जो एडवांटेज होगा, इससे जो फ़ायदा होगा, इसका आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत बहुत बेनिफिट होगा इसका आपको। तो ट्रस्ट मी, आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए और जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिए, बट एटलीस्ट वंस रीड व्हाट इज गिवन इन योर नोट्स। जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, प्रिंटेड नोट्स दिए हैं, एक बार उसको आप रीड भी करेंगे, उससे आपकी लैंग्वेज थोड़ी बनेगी। ज़्यादा टेंशन मत लेना उसका, बट उसको रीड करना। उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, कंपनी को क्या पेनल्टी हो सकती है, और सरकार चाहे तो कोई केस मान लो, कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल केस बनता है, कोई बहुत ही बड़ा काले पैसे का बहुत ही बड़ा कोई मामला बनता है, तो कभी कभी कोई मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए स्पेशल कोड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे वो रेड मूवी आपने देखी होगी, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, अगर 5,000 करोड़ का कोई केस बनता है, हो सकता है सरकार उसके लिए स्पेशल कोर्ट का भी गठन कर दे, इसके भी प्रावधान है। ओके, तो ये जो कन्फिस्केशन के बारे में मैंने आपको बताया, या ये जो मैंने आपको अटैचमेंट के बारे में बताया, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी कैसे घोषित किया जाएगा इसके बारे में बताया, ये मैंने इसलिए भी बताया क्योंकि जो अमेंडमेंट हुई थी 2016 में, उस अमेंडमेंट में ज़्यादा जो बात थी वो इसके बारे में की गई थी। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So once we are done with this, you can now actually go in the notes, and from the notes what you can do is you can come down and understand the salient features, and let's now see whether you now understand the salient features of the act। तो अब आप देखिए कि आपको हाईलाइट समझ में आ रही है क्या कानून की। तो देखिए, the salient features of the Benami Transaction Prohibition Act is it defines Benami transaction, Benami property. Further, it prohibits entering into Benami transactions. It lays down the procedure for determination and related penal consequences. Then the power of adjudication authority, etc., etc. So this now can be read
मोर प्रिसाइसली ये जो अमेंडेड एक्ट है, अब आप इसको दोबारा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है. तो that's how you can actually wrap this particular chapter. But yeah, we have given ample amount of time to this. And lastly बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 1988 का कानून था उसमें बेनामी ट्रांजैक्शंस को डील करने के लिए एडिक्वेट प्रावधान नहीं थे. It did not contain specific provisions for vesting of confiscated property. It did not contain provisions related to appellate mechanism. अपील करने के कोई पावर्स नहीं थे. फिर क्या होता था, वो मैटर कोर्ट्स में जाते थे, जो जुडिशरी वाले सिस्टम में जो हिंदुस्तान के आम कोर्ट्स हैं, और फिर वही ड्रैग होते रहते थे केस. 10-10, 20-20, 30-30 साल चलते रहते थे मामले. तो अच्छी बात ये हुई है कि अब बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में हमारे पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करती है. तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी के होने से क्या हुआ, बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे मामले उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चले जाएंगे. तो अब जिस तरह से हम काला पैसे से लड़ने के लिए जो कानून हम इस्तेमाल करते थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, बिल्कुल वही फैशन में हम बेनामी प्रॉपर्टीज और बेनामी ट्रांजैक्शन से भी लड़ने का कोशिश करेंगे. तो ये इट इज़ अ वेलकम अमेंडमेंट 2016 में जो हुआ है. मोदी गवर्नमेंट को चाहे कोई कुछ भी बोले, दिस लॉ विच वॉज मेड इज़ अ गुड लॉ. कहीं ना कहीं इससे बहुत इम्पैक्ट हुई है. कहीं ना कहीं पोस्ट 2016 रियल इस्टेट के प्राइजेस कम भी हुए हैं, और उसके प्राइजेस कम होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अब काला पैसा ज़मीन के लैंड और रियल इस्टेट मार्केट में नहीं आ रहा है. तो this is a good thing that has happened. So I believe guys you have understood the procedure, and I believe कि तुम्हें कानून अब समझ गया होगा. And I hope हमने हमारा एजेंडा कंप्लीट कर लिया. इनफैक्ट हमने 28, 29 भी देख लिया. सो थैंक यू गाइज, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. और कोशिश करना ये मेरे साथ जैसे मैंने जैसे आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद 1-1.5 घंटा बैठ जाना, उसको मेरे साथ साथ पढ़ के कंप्लीट कर लेना. ओके, सो थैंक यू गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन वेयरइन वी विल टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. थैंक यू, बाय बाय.